गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ यूनिट 4th, वर्क, पावर एंड एनर्जी, या वर्क एनर्जी एंड पावर यूनिट। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? ये क्वेश्चन पहले मैं बता देती हूँ आ कैसे सकते हैं। देखो, वर्क जो है डेफिनेशन है, कंडीशन है, यूनिट्स हैं, ये पूछ लिया जा सकता है, स्केलर है या वेक्टर है। साथ में इसके एक आ सकता है ऐड होकर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करो या वेरिएबल फोर्स की वजह से। तो मैंने वर्क से स्टार्ट किया। हम करेंगे पहले डेफिनेशन। वर्क होता क्या है? वर्क यानी काम। वर्क यानी काम। देखो, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, जैसे सपोज करो ये ब्लॉक है, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया F, तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया। सपोज करो कितने डिस्टेंस कवर की? S। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव किया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? काम हुआ, वर्क हुआ। यानी आप क्या कह सकते हो, अगर वर्क हमें डिफाइन करना हो, हम क्या कहेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स acts on a body, moves it in the direction of force. तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्क। ठीक है, यानी हमारे पास क्या कंडीशन हुई वर्क की? अगर हम देखें, हमारे पास वर्क की कंडीशन क्या है? हमारे पास वर्क की कंडीशन हुई दो। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अ फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी। भाई फोर्स लगना चाहिए बॉडी के ऊपर, पहली कंडीशन हमारे पास यही बनेगी। सेकंड क्या है? जो फोर्स लगा है जिस भी पॉइंट पर लगा है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, वो मूव करेगा बॉडी को इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स moves in the direction of force, moves the body in the direction of force। ठीक है, जैसे अगर आप कहोगे कि हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं, क्या ये फोर्स है? नहीं। आप जब दीवार को धक्का लगा रहे हो, क्या दीवार मूव करेगी? वहाँ पे कोई मोशन होगा? नहीं होगा। कोई डिस्टेंस कवर करेगी? नहीं करेगी। तो इसलिए वहाँ पे कोई काम नहीं है। तो वर्क कब होगा? जब या तो फोर्स लग रहा हो, मतलब फोर्स लगना चाहिए। सेकंड, डिस्टेंस भी कवर होनी चाहिए, है ना। डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए? कवर होनी चाहिए। क्लियर है? तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क। तो एग्जांपल आप दे सकते हो, इसमें कुछ भी दे दो अपनी मर्जी से एग्जांपल। जैसे आप दोगे हॉर्स पुल्स अ कार्ट, या फिर आप कह सकते हो इंजन पुल्स अ ट्रेन। ठीक है, मैन गोज अप हिल, एट्सेट्रा, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सप्रेशन ड्राइव वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो इसमें भी देखो, पहला केस क्या बनता है? पहला केस बनता है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, वहीं उसने डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में कवर किया। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा फोर्स इनटू में डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कितना लगाया? F। हमने डिस्टेंस कितनी मान के अभी चली थी? इस डायग्राम में डिस्टेंस कितनी मानी थी? S। तो यहाँ पर कितना आएगा वर्क डन? फोर्स इनटू में डिस्टेंस। क्लियर है?
समझ आई ये बात? 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। अगर अब ये तो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। लेकिन अगर सपोज करो आपके पास, अब सेकंड केस जो मैं ले रही हूँ, सेकंड केस है, अब वो कह रहा है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are inclined to each other at an angle थीटा, किसी थीटा एंगल पर है। तो देखो क्या होगा, ये हमने कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया ऐसे, यानी किसी एंगल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो ये फोर्स थीटा एंगल पे दो कंपोनेंट बनेंगे, इसके रिजॉल्व हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है भाई, बेस के अलोंग मैंने क्या बताया था, एफ कोस थीटा, ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो हमारे पास दो कंपोनेंट बने यहाँ पे, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। मैंने मान लिया जब फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव होके यहाँ पर आ गई, कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, एस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो देखो दो तरीके हैं इसको। पहला तो यही है, हमने क्या कहा था, वर्क क्या होगा भाई, जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो आप वो कौन सी लेनी है, जो फोर्स ले रहे हो वो कौन सा लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है उसी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर आप सिंपल सी बात करते हो, यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, जब इस पर फोर्स लगाया ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ चला गया, ऐसे तो नहीं गया, ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, दैट मीन्स ये वाला कंपोनेंट तो नहीं एक्ट कर रहा। कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, ये वाला एक्ट कर रहा है, राइट, ये वाला एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एफ कोस थीटा। तो वर्क डन कितना आएगा यहाँ पे, वर्क डन आप कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, यही बनेगा। तो क्या है कंपोनेंट, एफ कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस। तो क्या बन गया, एफ एस कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करवाए थे, याद करो, दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उनके बीच में कोस थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आप पिछला केस लेते हो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा कितना हो गया, 0, कोस 0 कितना होता है, 1, तो भी वही आया एफ एस, बात एक ही है, ठीक है। और इस एंगल के हिसाब से कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से हमारे पास वर्क डन होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा कि जब आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, वो फोर्स किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुई है, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो, देखो ये तो सिंपल सी बात है, कह दी मैंने कि पॉजिटिव बताना है आपको, तो सिंपल सा बता दिया कि जब वर्क डन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, ये कह सकते हो। अगर हम मैथमेटिकली देखें, हमारे पास W कितना था, एफ एस कोस थीटा, मुझे वर्क डन चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब एफ एस कोस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। अरे भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो पहले ही पॉजिटिव है, यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ओरिएंटेशन एंगल थीटा पर। यहाँ पर थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब ये एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। क्या होगा ये, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल समझते हो, एक्यूट एंगल कौन सा होता है एंगल, यानी देख लो सीधी सी बात है, कोस 0 होगा, कोस 0 कितना होगा, 1, कोस 0 कितना होगा, 1, यानी 90 डिग्री से कम एंगल होगा जब भी, तब सब पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमें पता है अगर 90 से अबव जाते हैं, कोस 90 प्लस थीटा, एंगल चेंज हो जाएगा वहाँ पे ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि थीटा क्या होना चाहिए, एक्यूट।
यहाँ पे आप ये दो केस कह सकते हो, दो हमारे पास केस बनते हैं। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, या फिर जो फोर्स लगा है ना वो किस एंगल पे लग रहा हो, एक्यूट एंगल पर, यानी जब थीटा क्या हो, एक्यूट हो, तब क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे की तरफ गिरती है, बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा कितना है, 0। घोड़ा कार्ट को खींच रहा है, तो जिस डायरेक्शन में घोड़ा कार्ट को खींच रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर है? तो आप ये लिख सकते हो इसमें एग्जाम्पल। सेकेंड हमारे पास आ जाता है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क क्या होगा, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज़ अ कंपोनेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है। यानी अगर हम देखें मैथमेटिकली, एफ एस कोस थीटा है, एफ नेगेटिव नहीं हो सकता, एस नेगेटिव नहीं हो सकता, कोस थीटा नेगेटिव होगा। और कोस थीटा नेगेटिव कब होगा, जब एंगल क्या होगा, हाँ जी, जब एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज। क्या एंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, तब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो एग्जांपल ले सकते हो, आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो दिमाग लगाओ, फ्रिक्शन पढ़ा है हमने 3rd यूनिट में, हाँ जी पढ़ा है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब कोई बॉडी स्लाइड करती है किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, तो बॉडी तो इस साइड मूव कर रही है, लेकिन फोर्स किस साइड लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रही हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर आप और कोई एग्जांपल ले लो, मैंने बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी कोई बॉल, ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रही है, बॉल ऊपर जा रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी ना। तो इन सब में क्या है, नेगेटिव वर्क डन। तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो इसमें, व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड अपवर्ड देन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, यहाँ पे फोर्स मेंशन करना जरूरी है। या फिर आप कह सकते हो व्हेन बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस देन द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव। क्लियर है? थर्ड हमारे पास आता है जीरो, थर्ड केस आता है हमारे पास जीरो वर्क। अरे भाई जीरो, एफ जीरो हो गया तो भी वर्क डन जीरो, एस जीरो हो गया तब भी वर्क डन जीरो, थीटा 90 हो गया तब भी वर्क डन जीरो। तो तीनों के एग्जाम्पल देखें क्या बनते हैं। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ना, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ऐसे। चलो जी डायरेक्शन देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन मैंने कहा था लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जा रही है इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, थीटा 90 है तो फोर्स कितना होगा 0, है ना, फोर्स कितना होगा 0। मैं दीवार को धक्का लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, तो वर्क डन कितना हुआ 0, राइट। तो ये क्या है एग्जाम्पल। क्लियर? अब बात आती है डायमेंशंस की। डायमेंशंस हो गया मैम हम अपने आप कर लेंगे, क्यों, 0 यूनिट में इजीली किए हुए हैं सारे, है ना। क्या थी फोर्स की m1 L1 T-2, डिस्टेंस की L1, तो क्या बनी डायमेंशन m1 L2 T-2। ठीक है, डायमेंशन तो आसान थी। उसके बाद आ जाती है यूनिट्स की, SI यूनिट एंड CGS। देखो SI यूनिट क्या होगी वर्क की, जूल, क्या होगी जूल। SI यूनिट वर्क की है जूल। जूल किसके इक्वल होगा, देखो वर्क डन होता है F इंटू एस, 1 चाहिए, 1 जूल। फोर्स कितना होगा SI 1 न्यूटन, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 1 मीटर, यानी वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। डायरेक्शन भी तो सेम है ना, पॉजिटिव वर्क डन है, तो इसीलिए लिखा है मैंने इन इट्स ओन डायरेक्शन। लिख देती हूँ डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या कहा मैंने डेफिनेशन, 1 जूल को डिफाइन करना है। वर्क इज सेड टू बी 1 joule if a force of
1 Newton displace a body through a distance of 1 meter in its own direction. ठीक है. अच्छा, CGS क्या बनेगी यूनिट? अर्क. तो अर्क किसके इक्वल आया? 1 डाइन सेंटीमीटर. तो क्या लिखोगे? 1 अर्क क्या होगा? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन, है ना. अब वो कहता है कि जूल और अर्क में रिलेशन बताओ. किया हुआ है हमने डायमेंशन एनालिसिस में ना. चलो फिर भी कर लेते हैं. 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻². तो कितना बना? 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर. और डाइन सेंटीमीटर होता है अर्ग. तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग. क्लियर? समझ आया? चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर. देखो, हमने कोई छोटी सी चीज़ नहीं छोड़नी क्योंकि सिलेबस में उन्होंने लिखा हुआ है वर्क डन. अब अगर हम सिर्फ वर्क कर लें, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ना करें, तो उसने ये थोड़ी लिखा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं करने हैं. वो तो करने हैं ना. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वर्क, या आप कह सकते हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को 3D में रिप्रेजेंट करो. यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप. सेम फॉर द डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. इसने क्या कहा था? वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यही है. तो चलो जी करते हैं डॉट प्रोडक्ट. एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप डॉट एस एक्स आई कैप, एस वाई जे कैप, एस जेड के कैप. डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1. सारा सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी हम डॉट प्रोडक्ट में कर चुके हैं. तो हमारे पास वर्क डन यहाँ पर कितना आया? एफ एस, एफ वाई, एस वाई, एफ जेड, एस जेड. तो ये क्या होंगे? दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वर्क डन. क्या है ये? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वर्क. ठीक है. अभी बात चल रही थी वर्क की, लेकिन अभी भी वर्क में एक टॉपिक तो रह जाता है हमारा. वो कैसे पूछ सकता है? वो कह सकता है कि एक्सप्लेन हाउ कैन वी फाइंड ग्राफिकली और मैथमेटिकली, दोनों पूछ सकता है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. यानी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कांस्टेंट फोर्स की. तो अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. चलो जी, क्या होगा? हमने सपोज किया कोई वेरिएबल फोर्स है एफ एक्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी along एक्स एक्सिस. मैंने ये क्यों लिखा? देखो एक्स एक्सिस का, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. यानी ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स फोर्स एफ कैन बी एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट. ध्यान से सुन लो मैंने क्या कहा है. मैं फाइंड कर रही हूँ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. हमने एक वेरिएबल फोर्स एफ एक्स जो बॉडी पर एक्ट कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन में उसको एज्यूम किया है. और मैं बार बार ये एक बात बोल रही हूँ, इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. यानी जब डिस्प्लेसमेंट हुई डेल्टा एक्स, जो फोर्स एफ है उसको हमने क्या एज्यूम किया? कांस्टेंट. ठीक है. तो वर्क डन कितना होगा? लिखने की ज़रूरत है ये? नहीं. तो वर्क डन होगा एफ इंटू में डेल्टा एक्स. चलो जी पहले ग्राफिकली चलते हैं. ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ये फोर्स एफ है. कांस्टेंट होता तो हम कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं ना, वेरिएबल है.
सपोज करो ये आ गया, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, वेरिएबल मान लिया। अब कैसे फाइंड करोगे, देखो मैंने क्या किया, ये अज्यूम कर लिया, यानी 2 पॉइंट्स चेक किए डिस्प्लेसमेंट के, उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, पहले हम उसकी बात करें। देखो याद होगा हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उनको भी किया था। वहाँ पे हम जब भी डिस्टेंस फाइंड करते थे या जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट होता था वो कैसे कैलकुलेट करते थे, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो ये भी कैसे फाइंड करेंगे, बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको नाम दे दो ABCD, ठीक है। तो ये जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने किया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो गई बॉडी, यहाँ तक गई है डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पोजीशन मानी XI, मैंने फाइनल पोजीशन मान ली X, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसकी सपोज करो कितनी है, डेल्टा X, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, समीशन का मतलब पता है हमें, सम अप लेना है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल F डेल्टा X। यानी इसके अंदर हमने क्या करना है, जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट लिया है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेके हमें उनको क्या करना है, ऐड करना है। यानी जैसे ये है, ये ले लिया, ठीक है, इधर वाला हो गया, ऐसे ले लिया हमने, है ना। फिर उसके बाद ये ले लिया हमने, हैं, फिर ये ले लिया, सॉरी इसको तो मिला ही देना, एक ही हो जाएगा ये क्योंकि छोटा बन गया, ठीक है। ऐसे इधर इधर, यानी इन सारे रेक्टेंगुलर पार्ट्स के एरिया को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। यानी हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इरेक्टेड ओवर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट है, हमने क्या एज्यूम किया, लिमिट डेल्टा X अप्रोचेज टू 0। तो ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या बन जाएंगे, अगर डेल्टा X अप्रोचेज टू 0 है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी, इनफाइनाइट मान के चलो। लेकिन जो हमने ऊपर ये जो समअप लिया है, समीशन लिया है, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल को शो कर रही है ना, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एरिया अंडर कर्व। तो इसका मतलब हमारे पास वर्क डन कितना आया, लिमिट डेल्टा X अप्रोचेज टू 0 समीशन XI टू XF इनिशियल टू फाइनल F डेल्टा X, ये क्या बन गया, डेफिनेट इंटीग्रल, यानी XI टू XF F dx विच इज़ इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो ये आपका क्या है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। क्लियर है, समझ आ गई ये बात। तो ये तो था हमारे पास वर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। ये वैसे तो आपने ये सारा ना 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम हम वेरिएबल फोर्स से भी करेंगे और कांस्टेंट फोर्स से भी करेंगे, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं किया होगा कि कौन सी करनी है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हम करेंगे। यूनिट इजी है, ये आसान है, जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा एडवांस करके बताया हुआ है, अदरवाइज़ इसमें कुछ नया नहीं है। सिर्फ लास्ट में जो 5 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो नया होगा, दैट इज़ कोलिजन, वो नया आपको लगेगा, अदरवाइज़ बाकी सारा क्या है सेम, ठीक है। तो यहाँ तक का कवर करना, थैंक यू।